हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ लिया है और इसके बाद हमको पढ़ना था मध्यकालीन भारत, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। मध्यकालीन भारत से नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत पढ़ने के बाद हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज यूरोप से भारत आए हुए कंपनी, जो मतलब भारत में यूरोप की कंपनियां आई थी। आप देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन यहीं से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आखिर ये यूरोप की कंपनियां भारत में क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और मजे के साथ हम लोग देखते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा आप लोग। और कितने आसानी से समझ में आने वाला है आपको ये यूरोप की जो कंपनियां आई थी भारत में। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए। ये मैंने मैप बनाया है थोड़ा सा आपको, अगर आपके पास मैप है तो आप देख लीजिए विश्व का मैप, जिसमें से ये उत्तरी अमेरिका होता है और नीचे की साइड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप है और यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। और इस साइड पे आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको वर्ल्ड मैप पे देखने को मिलता है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी इतना पूरा अटलांटिक महासागर पार करके, हिंद महासागर पार करके भारत आने की? जाहिर सी बात है, व्यापार करने आए थे। तो आखिर क्या पहले से व्यापार नहीं होता था? होता था। अगर आप प्राचीन काल में देखे होंगे तो लोथल, गुजरात में लोथल बंदरगाह है, वहां से विदेशी मुहरें प्राप्त हुई हैं। इससे यह प्रमाणित होता या सिद्ध होता है कि भारत का संबंध विदेशों से बहुत पहले प्राचीन काल से था, प्राचीन काल से रहा होगा। तो आगे चल के ऐसी क्या दिक्कत आई? तो यहाँ पे दिक्कत आती है 1453 में एक घटना होती है। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं स्थल मार्ग से कहां से व्यापार होता रहा होगा। तो पहले जो पाकिस्तान है ये भारत का हिस्सा रहता था, आप सभी को पता है। तो यहाँ भारत से होते हुए अफगानिस्तान जाता था। अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की के रास्ते व्यापार हुआ करता था यूरोप में। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए ये काला सागर है बीच में, इसको पार करके जाते थे यूरोप में, यहां से व्यापार होता था। ये पहला रास्ता था। दूसरा रास्ता था यहाँ से सीधा अरब यानी कि सऊदी अरबिया क्षेत्र से, यहाँ पे इटली से होते हुए व्यापार हुआ करता था। तो आखिर दिक्कत क्या आती है, क्यों क्यों व्यापार बंद हो गया? क्यों यूरोप वासी जो है दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, पूरा अफ्रीका पार करते हुए हिंद महासागर पार करके भारत आए? तो आप थोड़ा सा पहले इसका समझिए। यहाँ यूरोप है, ये यूरोप है। यूरोप में एक साम्राज्य था, बैजेंतिया साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? यूरोप में एक बैजेंतिया साम्राज्य था। आप देखते रहिए, यूरोप में था बैजेंतिया, बैजेंतिया साम्राज्य, बैजेंतिया साम्राज्य था। इसकी राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, कुंतुसतुनिया। तो व्यापार आसानी से होता रहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ 1453 में, कि तुर्की पे एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। ये जो तुर्की है, वर्तमान में टर्की इसको बोलते हैं, इस तुर्की पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसको कहते हैं उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया, उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है तुर्की पर। पहले ये बहुत कमजोर साम्राज्य था, लेकिन संघर्ष करते 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 इतना बड़ा साम्राज्य बन जाता है कि उस्मानिया साम्राज्य कुस्तुनतुनिया यानी कि कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र, इस पे किसका अधिकार था? बैजेंतिया साम्राज्य का। बैजेंतिया साम्राज्य को टक्कर देता है, उसको चुनौती देता है और उसके साथ युद्ध लड़ता है तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य। फाइनली क्या होता है कि उस्मानियों की विजय होती है और जो ये बैजेंतिया साम्राज्य है, इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर इनका, उस्मानियों का अधिकार हो जाता है। ये जो है अब इस क्षेत्र में आने लगता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तुर्की के ऊपर है काला सागर,
इसके ऊपर काला सागर है, ये आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। यहाँ पे एक छोटा सागर है जिसको कहते हैं मरमरा सागर। आप ध्यान रखेंगे, आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे है मरमरा सागर, और इन दोनों के बीच, मरमरा सागर और काला सागर के बीच एक जल का पतला रास्ता है जिसको जल संधि कहते हैं, बास बोरस की जल संधि। बास पोरस की जल संधि के कौन सी जल संधि है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, बास बास पोरस की जल संधि। बास पोरस की जल संधि ये है मरमरा सागर, आप यहां लिख लीजिए, मरमरा सागर है ये। तो यहां से जब व्यापारी आते थे तुर्की क्षेत्र में, तुर्की क्षेत्र में इधर है मरमरा सागर, इधर है काला सागर, एक बीच में पतला रास्ता है पानी का जिसको बास बोरस की जल संधि कहा जाता है। इनको पार करके यूरोप में पहुंचा जाता था। तो 1453 में एक घटना होती है कि उस्मानिया, जो तुर्की में नए साम्राज्य का उदय हुआ, उस्मानिया, उस्मानियों ने अधिकार कर लिया किस पर, कुस्तुनतुनिया पर। तो यहां से सारा सिनेरियो बदल जाता है। ये जो है अपने बहुत ज्यादा करारोपण से, यानी तुर्की के लोग बहुत ज्यादा कर लेने लगते हैं व्यापारियों से, और लेने के बाद भी उनको लूट लिया करते थे। कर लेने के बाद उनको लूट लिया करते थे, और मन चाहे दाम पर यूरोप में उसको सप्लाई किया करते थे, बेचा करते थे। तो यूरोप के व्यापारियों को फायदा नहीं हो रहा था, और इधर इधर से कोई व्यापारी जाने को तैयार नहीं था तुर्की में। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा रास्ता था अरब क्षेत्र से। जब एक ही रास्ता बचेगा तो कोई भी होगा वो जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएगा कि अब तुमको यही इधर से ही जाना है, तो हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर वसूलेंगे। दूसरा रास्ता था अरब क्षेत्र, सऊदी अरबिया से ऐसे होते हुए इटली। ये लोग इटली को माल सप्लाई करते थे, और इटली वाले जो है यूरोप में मनचाहा पैसा वसूल करते थे। उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। पुनर्जागरण का मतलब है खोई हुई चीज को जगाना। वैज्ञानिक सोच, आदमी तर्कसंगत होने लगे थे यूरोप में। यूरोप में वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत, और जहाजरानी का निर्माण, ये सब चीजें होने लगी थी। और इसमें दो देश थे जो अग्रणी थे, स्पेन था और पुर्तगाल था। इसमें जो है दो देश बहुत अग्रणी हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जब ये अधिकार हो गया, उस्मानियों का अधिकार इस पर हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, व्यापार तो बंद हो गया। अब यूरोप वासियों को भारत को खोजना था समुद्री मार्ग के द्वारा। तो इसी में पहले निकलता है 1492 में, डेट याद रखेंगे, 1492 में निकलता है कोलंबस स्पेन से। स्पेन का निवासी है कोलंबस। कोलंबस निकलता है, स्पेन का निवासी है, स्पेन से निकलता है कोलंबस, और यहाँ तक आता है उत्तरी अटलांटिक पार करते हुए, और रास्ता भटक जाता है और इधर घूम के खोज कर देता है अमेरिका की, यानी कि यूएसए की खोज कर देता है कोलंबस। यूएसए, अमेरिका की खोज। फिर उसके बाद क्या होता है, पुर्तगाली पुर्तगाली भी अग्रणी थे। यहाँ का एक था प्रिंस, जो समुद्री यात्राओं में बहुत रुचि रखता था। क्या नाम था, प्रिंस हेनरी। इसका नाम याद रखें, प्रिंस हेनरी जो है बहुत समुद्री यात्राओं में रुचि रखता था। मैंने सब पॉइंट उधर लिख दिए हैं। तो पुर्तगाली प्रिंस हेनरी बहुत रुचि रखता था। ये अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर एक मैप बनवाया था, अभियान भेजता था, छोटे छोटे, कुछ अभियान यहाँ तक, कुछ अभियान यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा मैप बनवा के रखा था। इसको कहा जाता है कि ये द नेविगेटर, यानी कि पथ प्रदर्शक था। समुद्री अभियानों में बहुत रुचि रखता था। अपने जो व्यापारी लोग थे उनको बहुत प्रोत्साहित करता था कि जाइए आप खोजिए। तो इसी क्रम में निकलता है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए आता है, यहाँ पे एक देश पड़ता है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक जगह है जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, उत्तर महासा अंतरीप। ठीक है, ये बाद में नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। तो कौन सा था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थो बार्थोलोम्यू डियाज, इसका नाम था ल्यूमो डियाज। ये आता है कब, 1487 में। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप। इसका, इस जगह क्या नाम है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप,
लेकिन ये केप ऑफ गुड होप बाद में नाम रखा गया। बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा नाम रखा गया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। क्या नाम रखा गया था? केप ऑफ स्टॉर्म्स। याद रखेंगे, केप ऑफ स्टॉर्म्स। ये बार्थोलोम्यू डियाज आता है साउथ अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, यहां तक आता है। केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तर महासा अंतरीप के नाम से जाना जाता है, यहां तक आता है और इस जगह का नाम रखता है केप ऑफ स्टॉर्म्स। इतनी बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद क्या होता है, पुर्तगाल का ही यात्री वास्को डिगामा, वास्को डिगामा निकलता है अपने 4 जहाजी बेड़ों के साथ। लगभग 250 से 300 आदमी उसमें रहते हैं। 4 जहाजी बेड़ा लेता है, 4 जहाज लेकर निकलता है पुर्तगाल से, और इसी रास्ते पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए, और यहाँ पर एक उसको मिल जाता है गुजराती पथ प्रदर्शक, जिसका नाम था अब्दुल मनीक। क्या नाम था? अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक की सहायता से, अब्दुल मनीक की सहायता से हिंद महासागर पार करते हुए पहुंचता है केरल। केरल के एक जगह है कालीकट, कालीकट, और इस तट का नाम है मालाबार तट। केरल और कर्नाटक के बीच का जो तट है, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट, मालाबार तट। और यहीं पे एक जगह है कालीकट, कालीकट। यहाँ पर पहुंचता है वास्को डिगामा। उस समय तत्कालीन जो शासक था कालीकट का, वो था जमोरिन। जमोरिन को पता चलता है ऐसा आया है कौन, यूरोप से कोई व्यापारी आया है व्यापार करने के लिए, तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। और उसके बाद इसको जो है मसाले, जिस व्यापार के उद्देश्य से आया था, इसको सारे इसके जहाज में लदवा कर वहां यूरोप के लिए रवाना करते हैं। और वास्को डिगामा जाता है यूरोप में, अपने आने जाने का खर्च छोड़ करके 60 गुना लाभ कमाता है। कितना? 60 गुना लाभ कमाता है। फिर उसके बाद वहां यूरोप में होड़ मच जाती है कि इतना फायदा है भारत से व्यापार करने का। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, मैंने सारा पॉइंट जो जो मैंने बताया सब लिख दिया है। तो 1453 में कैसी घटना होती है? उसके पहले व्यापार हमारा 1453 के पहले हमारा व्यापार स्थल मार्ग से होता था, भारत से व्यापार यूरोप का। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए यूरोप में व्यापार होता था। लेकिन 1453 में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, यानी कि जो तुर्की के क्षेत्र, तुर्की के लोग थे, उन्होंने अधिकार कर लिया और व्यवधान उत्पन्न करने लगे। और उसी समय चल रहा था। इसके कारण है ये जो कंपनियां आई हैं, क्यों आई हैं, उसके कारण है ये। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ये एक कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है। और यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। वहां पर नई नई दिशा सूचक यंत्र और आदमी वैज्ञानिक सोच तर्कशील हो चुके थे। तो ये एक कारण है। जहाज रानी का निर्माण, दिशा सूचक का निर्माण, इन सभी चीजों का, दिशा सूचक का निर्माण होने लगा था। तो ये सब कारण है जिसके कारण से यूरोप जो है, यूरोपवासी भारत आए थे। ठीक है। तो पहला कौन आया? तो पुर्तगाल से, पुर्तगाल का एक था प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। द नेविगेटर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ये अपने जो है व्यापारियों को बहुत प्रोत्साहित करता था, उनकी सहायता करता था और समुद्र अभियान में बहुत रुचि रखता था। तो पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। और 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक आया था। केप ऑफ गुड होप, इसी को कहा जाता है उत्तर महासा अंतरीप। यहाँ तक आया था और इसका नाम रखा था केप ऑफ स्टार्म्स। ये केप ऑफ गुड होप नाम बाद में रखा गया था। उस समय बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या नाम रखा था? केप ऑफ स्टार्म्स। इसके बाद कौन आता है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा निकलता है कब? 1497 में। वहां से निकलता है पुर्तगाल से 1497 में 4 जहाजी बेड़ों के साथ, और लगभग 10 महीने बाद पहुंचता है 1498 में। तो वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए, पुर्तगाल का था, केप ऑफ गुड होप होते हुए, यानी कि उत्तर महासा अंतरीप, ये साउथ अफ्रीका में जो पड़ता है, उससे होते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक, नाम याद रखना है, अब्दुल मनीक की सहायता से केरल यानी कालीकट पहुंचता है, जहां पर जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वहां का शासक जमोरिन था, उसके द्वारा इसका
शासक जो है स्वागत किया जाता है और यहाँ से मसाले वगैरह भर के ले जाता है, वहां पर 60 गुना लाभ पर बेच देता है। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो भारत आया था। अगर पूछे दूसरा कौन था तो दूसरा था पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज दूसरा पुर्तगाली यात्री, ये आया था 1500 में। 1500 में आता है पेड्रो अल्वारेज, दूसरा पुर्तगाली। कई बार पूछा गया है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा जो कब पहुंचा था केरल में, डेट आप याद रखेंगे 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में भारत पहुंचा था, भारत के कालीकट पे। पहला यात्री वास्को डी गामा, दूसरा यात्री पेड्रो अल्वारेज 1500 में आया था। वास्को डी गामा फिर आता है 1502 में। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले आप देख लीजिए जो यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला यात्री वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से आया था। व्यापारिक मार्गों की खोज 1453 में घटना घटती है, तुर्कस्तान पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और पुनर्जागरण का दौर चल रहा था यूरोप में। जहाज रानी का निर्माण, दिशा सूचक आदमी तकसील हो गए थे, वैज्ञानिक सोच करने लगे थे। इन सभी के कारण से यूरोपवासी भारत की खोज के लिए निकलते हैं और यहाँ पे 1492 में कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है और उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। तो पहले आए पुर्तगाली, फिर उसके बाद आते हैं डच, फिर अंग्रेज आते हैं और डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं स्वीडिश। ये आने का क्रम है, तो आप आने का क्रम जरूर याद रखना। तो आप डेट लिख लीजिए, 1498 में आते हैं पुर्तगाली, डच आते हैं 1595 में, 1595 में आते हैं डच। अंग्रेज आते हैं 1600 में, 1600 में आते हैं। डेनिश आते हैं कब, 1616 में, 1616 में डेनिश आते हैं। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, 1664 में। स्वीडिश आते हैं 1731 में। तो ये इनके आने का क्रम है, तो ये बात आप याद रखना है। इसके बाद हम लोग पुर्तगाली पढ़ेंगे, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, ऐसे करके हम लोग पूरे कंपनियों को खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं पुर्तगाली के बारे में। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी, स्वीडिश। इसके बाद हम लोग देखते थे कंपनी के स्थापना का क्रम, कौन सी कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई। तो थोड़ा सा एक क्रम यहाँ पे बदला हुआ है। यहाँ पर था आने में पहले डच आए थे, पुर्तगाली के बाद डच, लेकिन स्थापना में पुर्तगाली के बाद अंग्रेज की कंपनी की स्थापना होती है। तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हो जाती है। अंग्रेज कंपनी की स्थापना जबकि आए थे ये तीसरे नंबर पर, लेकिन कंपनी की स्थापना की बात करें तो दूसरे नंबर पर 1599 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी की स्थापना का मतलब है कि भारत में नहीं होती इनकी कंपनी की स्थापना, वहां पर जिस देश के हैं उस देश में कंपनी की स्थापना होती है। तो अंग्रेज की कंपनी की स्थापना 1599 में, डच 1602 में कंपनी स्थापित करते हैं, डेनिश उसी समय 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश 1731 में। आपको इसमें सिर्फ एक याद रखना है, अंग्रेजों की कंपनी पहले बन गई थी जबकि आए थे बाद में, डच के बाद में आए थे, इतनी बात ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली में पहला आया था वास्को डी गामा, भारत 17 मई 1498 में। दूसरा यात्री कौन आया, दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज जो 1500 में आया था। उसके बाद पुनः पुनः वास्को डी गामा पूछे तो 1502 में आता है वास्को डी गामा पुनः। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 से 1529 तक भारत में रहता है और भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि गोवा में इसकी कब्र बनाई गई है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में वास्को डी गामा 3 बार, 1498, 1502 और 1524 से 29 तक। 1524 में आया तीसरी बार। दूसरा यात्री था पेड्रो अल्वारेज जो 1500 में आया था। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी या प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो भारत में होती थी। फैक्ट्री का मतलब है कि समुद्र के किनारे कहीं पे अपनी
छोटा सा एक बना लेते थे, उसी में व्यापार का सारा सामान इकट्ठा कर लेते थे और वहीं से जहाजों पर लद के चला जाया करता था। तो उसी को फैक्ट्री या कोठी कहा गया है। प्रथम कोठी 1503 में कोचीन में खोली गई, ये बात आपको याद रखनी है। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली गई। दूसरी पूछे तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपको। पहली कोचीन में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। इसके बाद पुर्तगालियों ने गवर्नर भेजना शुरू कर दिया। पॉइंट में आप इसको लिखेंगे फ्रांसिस द अल्मेड़ा। फ्रांसिस द अल्मेड़ा, आप अल्मेड़ा याद रखेंगे। फ्रांसिस द अल्मेड़ा आता है कब? 1505 से 1509 तक। 1505 में आता है और 1509 तक रहता है। इसको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो अल्मेड़ा है, फ्रांसिस द अल्मेड़ा। 1505 में आता है, 1509 तक। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ब्लू वाटर पॉलिसी जो हिंद महासागर क्षेत्र था उस पर अपनी नौसेना का कब्जा जमाने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई इसने। यहाँ पर इसने कार्टेज यानी कि कर व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत की। कॉर्टेज, कॉर्टेज का मतलब होता है कर। आप अगर इस तरफ से जहाज ले जाएंगे हिंद महासागर से तो आपको कर देना पड़ेगा, नहीं तो हम लूट लेंगे आपकी जहाज। ये लोग ऐसा ही करते थे, जो कर नहीं देता था उसको लूट लिया करते थे, उसकी जहाज पानी में डुबो दिया करते थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? अल्मेड़ा ने चलाई। और कार्टेज व्यवस्था किसने अपनाया? अल्मेड़ा ने। कार्टेज का मतलब है कर। अगर आप उससे हिंद महासागर से अपना जहाज लेकर जा रहे हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। फ्रांसिस द अल्मेड़ा के 1509 में आया, 1505 से 9 तक यहाँ रहा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहें या वायसराय करें, बात है कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और कार्टेज व्यवस्था शुरू किया इसने। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है, ये 1509 से 1515 तक रहता है। 1515 तक, 9 से 15 तक। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अल्बुकर्क आप याद रखेंगे, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पहला था अल्मेड़ा, दूसरा था अल्बुकर्क। इसने भारत में इसको कहा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक का मतलब है ये जो है पूरे भारत में घूम टहल करके, जो भारत में सती प्रथा होती थी, यानी कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी उसकी पत्नी जो है सती होती थी, उसी की कब्र पर बैठकर उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो इसने प्रोत्साहित किया भारत को, भारत वालों को प्रोत्साहित किया कि आपकी जो ये आदमी मर चुके हैं इनको सती ना होने दिया जाए, इनकी शादी हमारे लोगों से कराई जाए। आप समझ रहे हैं? मतलब कि विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, भारत में शासन करने के लिए। इसी कारण से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, ये बात है। और इसी ने बीजापुर के आदिल शाह से, बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है और वहां का शासक है आदिल शाह, इससे गोवा को जीत लिया। आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन अब यहाँ पर शासन स्थापित करने लगते हैं। तो 1510 में गोवा के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो इसके बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद आते हैं कौन? 1524 से 29 तक रहते हैं वास्को डी गामा। आप याद रखेंगे तीसरी बार वास्को डी गामा कब आया? 1524 में आता है और 1529 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी कब्र गोवा में बनाई गई है। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा आता है 1529 से 1538 तक। 38 तक वायसराय बनता है। और जो ये जीता था गोवा, अल्बुकर्क ने जो 1510 में गोवा जीता था, इसको राजधानी बनाता है कौन? नीनो डी कुन्हा 1530 में। पहले क्या राजधानी थी? पहले थी कोचीन। पुर्तगालियों की पहले राजधानी क्या थी? कोचीन थी, लेकिन बाद में नीनो डी कुन्हा के दौरान गोवा को राजधानी बनाया जाता है और यहीं से सारा कार्य किया जाने लगता है। इसके बाद में सेंट थोमे अगर कहें, और हुगली, सेंट थोमे मद्रास में है, हुगली पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर पुर्तगाली बस्तियां बनाई, किसने बनाई? नीनो डी कुन्हा ने। सेंट थोमे मद्रास में बनाई और हुगली नामक बस्ती बंगाल में बनाई। इतनी बात इंपॉर्टेंट है नीनो डी कुन्हा के बारे में। इंपॉर्टेंट तो है 1530 में ये वाला कि गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा ने। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की देन के बारे में।
पुर्तगालियों की देन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जहाज रानी का निर्माण, आलू, अनानास, पपीता, संतरा, लाल मिर्च और एक तंबाकू। इन सभी का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। यही प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है, 1556 में गोवा में। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यहीं से, पुर्तगालियों से अगर बनेगा क्वेश्चन तो इतने में से आपके एग्जाम में सफिशियंट है। बाकी तो है बहुत कुछ और। अगर बात करें पुर्तगालियों के पतन के कारण, तो बहुत से कारण हैं, आप इतना डीप मत पढ़िए। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे कैसे यूरोपीय आए, कहाँ पे कौन सा शासन था, उसके बाद स्थापना क्रम, आने का क्रम, ये हम लोगों ने ये सब चीज देखा। इसके बाद जो वायसराय आए, कोठी बनाई गई, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डच, फ्रांसीसी, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास कैसी रही जरूर कमेंट करके बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।